नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल जी तो इतना जोर शोर से कहते आए। सत्येंद्र जैन बेचारा, जिसने अस्पतालों को अच्छा कर दिया, जिसने फ्री का इलाज कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया। अब सोचिए कि उनके कारनामे अभी भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए क्या कारनामे कर गए वो अभी निकल रहे हैं। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में जिस समय केजरीवाल की सुनवाई चल रही थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, उसी समय और सारी मीडिया उधर ही लगी थी। उसी समय सौरभ भारद्वाज आपको दिखाई नहीं दिए होंगे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में थे और दिल्ली हाई कोर्ट उस समय उनसे पूछताछ कर रहा था, उनको निपटाने के लिए कह रहा था कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, मतलब हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों अदालत में थे, उनसे कहा अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं किसी दूसरी एजेंसी से करवा लेता हूं। तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, अगर तुम दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सही नहीं कर सकते हो, अगर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं तुम्हारे बस की नहीं हैं, तो फिर आप मुझे बताइए और अदालत में कह दीजिए कि तुम्हारे बस की नहीं है। दिल्ली के आज के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। कैसे कहते, क्या कहते और किससे कहते, ये एक बड़ा सवाल उस समय था। क्योंकि अदालत में खड़े हुए थे। हो सकता है कि अगर केजरीवाल बाहर होते, केजरीवाल जेल में ना होते, तो इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते। और ये जो घोटाला खुलेगा, मुझे लगता है कि शराब घोटाले के पैरेलल ही वैसा ही होगा। और देखिए दोनों का को रिलेशन देखिए, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री रहते हुए वो आबकारी मंत्री थे। आबकारी मंत्री रहते हुए वो घोटाले कर रहे थे, पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। ये जो दूसरा घोटाला सामने निकल कर आ रहा है, इस पर सही से अगर जांच हो जाए, अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के आदेश नहीं दिए हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर इस पे सही से जांच हो जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल के मंत्री या अरविंद केजरीवाल खुद इसमें बहुत बड़े स्तर पर पुनः इन्वॉल्व माने जाएंगे। मामला स्वास्थ्य मंत्रालय का है और स्वास्थ्य मंत्रालय में जो अब की बार प्रश्न आया वो बड़ा खतरनाक है। हालांकि हमने सबने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल कोड 2024 अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने या डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ने केंद्र सरकार की कोड इशू किया है और उस कोड में उन्होंने कहा है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो साँठ-गाँठ डॉक्टरों के साथ होता है और उस साँठ-गाँठ की वजह से मरीज परेशान होता है, उस पर उन्होंने बाकायदा एक कोड जारी किया है। इससे पहले 2010 में लेबोरेटरीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी केंद्र सरकार एक कोड जारी कर चुकी है और वो जो रजिस्ट्रेशन है केंद्र का, वो रजिस्ट्रेशन किसी भी लेबोरेटरी को करवाना पड़ता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं तो समवर्ती सूची में है, तो केंद्र भी करता है और राज्य सरकार भी करती है। राज्य सरकार जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी राज्य सरकार देती है। उनको जो उनके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। और राज्य सरकार का चूँकि सीएमओ उसका हेड होता है और जो फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी रहता है वो उसका हेड होता है, या लेबोरेटरीज़ को लेकर जो हेल्थ मिनिस्ट्री रहती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है। हेल्थ सेक्रेटरी उस पर कानून पास करता है, हेल्थ सेक्रेटरी उसके रेगुलेशन बनाता है। तो जो एक चीज़ सामने आती है जिस पर केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है, पहला तो मैंने जैसे कहा डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जिसको लेकर कोड अभी 2 दिन पहले ही जारी किया गया है और ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कोड होगा। उस पर मैंने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आप बैक फ्लैश में 2-3 दिन पहले जाएंगे तो आपको पता लगेगा
कि वाकई में केंद्र ने कितना बड़ा हमला किया है। अब उसका कारण भले ही लोग ये बता रहे हों कि वो चूंकि बाबा रामदेव को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भला बुरा कह दिया गया था और उनको उनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू हो गई थी, उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कॉल कर लिया था और ये संभव है कि वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हो जाती। आयुर्वेद के मामले में भारत की आज की सरकार ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर गुजरात में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और जिसमें WHO को इन्वॉल्व कर चुकी है ताकि आयुर्वेद को विश्व लेवल पर उठाकर खड़ा किया जा सके, विश्व की एक्सेप्टेबिलिटी बनाई जा सके। चूंकि आयुर्वेद भारतीय ज्ञान है, भारतीय वैदिक ज्ञान है और वेदों में आयुर्वेद की पूरी व्यवस्था है, यानी कि स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था। हालांकि मैं वेदों के विषय में कहता हूं, जो वेदों में नहीं है वो संसार में है ही नहीं। जो वेद में विज्ञान नहीं मिल रहा है वो विज्ञान ही नहीं है। जो महाभारत में ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और जो वेद में विज्ञान नहीं है तो ऐसा विज्ञान ही नहीं हो सकता अगर वेद में नहीं है। फिर से सुनिए, ज्ञान की बात अगर आती है, जो महाभारत में नहीं है तो वो ज्ञान नहीं हो सकता और विज्ञान अगर वेदों में नहीं है तो वो विज्ञान नहीं हो सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, विद्वान भी कुछ इसको मानते हैं। इसलिए वेदों के आधार पर आयुर्वेद और आयुर्वेद से आयुर्प्रज्ञा बलम वेदम, आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद हमारे यहाँ की जान है जिससे 120 वर्ष की आयु हुआ करती थी। तो ये बात सामने आई कि क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन को उठाकर अगर खड़ा कर दिया जाए, ट्रेडिशनल मेडिसिन को अगर इस्टेब्लिश कर दिया जाए, एविडेंस बेस्ड उस पर एक्सेप्टेबिलिटी संसार की बन जाए, तो क्या होगा अंग्रेजी मेडिसिन का, क्या होगा एलोपैथ का, ये एक प्रश्न है तो है ही। और एलोपैथ ने पूरी जड़ें पूरे देश में नहीं पूरे संसार में फैलाई रखी हैं। हमारे देश में एलोपैथ को लेकर रेगुलेशन की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव को चूंकि फंस रहे हैं आयुर्वेद में और केंद्र सरकार आयुर्वेद के पीछे पड़ी हुई आयुर्वेद को उठाकर विश्व पटल पर ले जाना चाहती है, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल कोड 2024 इशू किया गया है ताकि डॉक्टरों के माध्यम से जो हेरा फेरी चल रही है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां कुछ भी बेच रही हैं वो ना हो सके। क्या है इसका बड़ा मर्म समझिए। सरकारी अस्पतालों में अगर आप कहते हैं कि मैं सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, तो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर बैठ रहा है, ऐसा पूरे देश में पाया गया है कि जो डॉक्टर बैठता है उसके साथ 2-3 उसके असिस्टेंट भी बैठते हैं जो कि वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा का फार्मूला कोर्ट में भी लागू होता है कि कोर्ट और कोर्ट के अर्दली और अर्दलियों के साथ उनके पेशकार और उसके अलावा लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा होते हैं जो कि ऑफिस देखते हैं। उन एक्स्ट्रा के लिए ही ऐसा भी कहा जाता है कि टेबल के नीचे से कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है और ये सबको मालूम होता है क्योंकि उतना स्टाफ कोर्ट के पास नहीं होता जितना उसकी आवश्यकता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा। लेकिन डॉक्टरों को ऐसा नहीं है। डॉक्टरों को जो एक्स्ट्रा की आवश्यकता पड़ती है वो दवा बेचने के लिए होती है। डॉक्टर बैठा, डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी, उसके बगल में असिस्टेंट को बोला कि जाओ इनको दिखा लो। असिस्टेंट एक छोटी सी पर्ची अलग से बनाता है, उस पर कहता है ये तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगी और ये जो डॉक्टर साहब ने लिखी है ये जो पर्ची है इस पर ये 2 दवाएं आपको बाहर मिलेंगी और वो लाकर डॉक्टर साहब को दिखाना। अब बेचारा मरीज क्या करे, वो जो अस्पताल में मिलती है वो अस्पताल से ले लेता है, जो छोटी सी पर्ची पर था वो सामने मेडिकल स्टोर से लेता है। अस्पताल वाली तो फ्री हो गई, सामने मेडिकल से 700 की आ गई। अब वो 700 की जो जब दवा है या फिर टेस्ट की बात कही गई तो टेस्ट के लिए कहने लगता है। वो ये कहता है कि जो टेस्ट है एक काम करो कि लेबोरेटरी में ये टेस्ट और करवा लेना। ये मैं कहता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं कह रहे हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छा करना है तो ये करवा लेना। अब वो बेचारा जो हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे थे वो करवा ही रहा था, उसके अलावा उसको 10 टेस्ट और बता दिए, बोले ये अलग से करवा लेना और फिर डॉक्टर साहब को दिखा लेना। अब वो लेबोरेटरी में टेस्ट का बड़ा चक्कर है। मुझे व्यक्तिगत याद है कि मुझे डेंगू हुआ था, ये 10 वर्ष पुरानी बात होगी। डेंगू बड़ी तेज़ी से फैला हुआ था। मैं एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हुआ, मतलब दिखाने गया, उन्होंने उस पर जाँच लिख दी। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जांच करवाने की बजाय इसको बाहर करवा लेते हैं। हम हॉस्पिटल के बाहर गए, एक लेबोरेटरी का वहाँ कलेक्शन सेंटर था, वहाँ ब्लड दिया तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट लगा दी कि ऑल करेक्ट, क्योंकि मैं चल कर गया था।
जब ऑल करेक्ट की रिपोर्ट लगा दी, वो रिपोर्ट मुझे मिल गई, सुबह को ब्लड लिया, शाम तक रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ठीक है, वो डेंगू नहीं है ये। रात के 2-3 बजे सर भड़भड़ाने लगा और ऐसा लगा कि अब सर में घंटे बज रहे हैं। तो ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि हम नल के पानी के नीचे बैठ गए, और सर जब ठंडा हुआ तो मालूम पड़ा उसको रिलैक्स मिला। हम हॉस्पिटल गए, रात में एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद सुबह फिर से टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा डेंगू है, जबकि वही एक दिन पहले टेस्ट हो रहा है उसमें डेंगू नहीं था, क्योंकि वो उस समय डेंगू इतना फैला हुआ था कि जनरल रिपोर्टें बनाकर दी जा रही थी। ये संभव है कि वो नकली रिपोर्ट दी गई हो, ये संभव है कि वो गलत रिपोर्ट दी गई हो। ऐसा बहुत लोगों के अपना विचार है, अपने अपने अनुभव हैं। इस अनुभव में एक लेबोरेटरी का जो खेल है वो बहुत बड़ा है, और लेबोरेटरी को जो खेल वो बड़ा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एड्रेस किया है। मैं जनरली नहीं बोलता हूं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में चूंकि ये बात आई है, एड्रेस हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। वो लेबोरेटरी का खेल क्या है, मैंने पीछे आपको बताया था कि लेबोरेटरी के खेल को 2-3 दिन पहले जब मैं वो फार्मास्यूटिकल कोड 2024 डील मतलब उस पर बात कर रहा था, तो वो खेल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, अगर किसी का इलाज करना शुरू करता है और वो टेस्ट लिखता है, कहता है ये टेस्ट करवा के लाओ, फला कलेक्शन सेंटर में जाना है। अब बेचारा डॉक्टर ने जिसको बता दिया वो तो कलेक्शन सेंटर में वही जाएगा, वो वहां पर गया, उसने ब्लड सैंपल दे दिया। अब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवा रहा है, और जो वो पर्चा दिखाई पड़ा, उस पर्चे में बड़ी भारी भारी बीमारियां निकल आई। अब जब भारी भारी बीमारियां निकल आई तो पेशेंट घबरा जाएगा निश्चित रूप से, बड़े थोड़ा बीमार हो, लेकिन उन्होंने कहा भैया बहुत निकला इसमें। अब पेशेंट डॉक्टर के पास भाग कर गया और डॉक्टर ने कहा अरे भाई इसमें तो बड़ी भारी बीमारी है, लेकिन चिंता मत करो मैं सही कर दूंगा। उसके दो कारण हो सकते, दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दिए फालतू वाले, जो आवश्यक नहीं थे बीमारी के लिए, और उसको लग रहा था कि ये तो विटामिन हैं, मल्टीविटामिन हैं, दे दिए जाएंगे या एंटीबायोटिक दे दिए जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं होता, ये हो ही जाएगा। उसने जिसकी इलाज एक टैबलेट हो सकती थी, उसने उसका झौआ भर लिख दिया 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 की रोज। अब वो बेचारा, डॉक्टर ने कहा मैं तो फीस ही नहीं लेता, या डॉक्टर ने कहा भैया हमें 200 रुपये दे दो। हमको लगता है कि डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है, भाई 200 रुपये, 100 रुपये लेता है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लेता है डॉक्टर, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, 1 करोड़ की डिग्री लाया बेचारा पढ़कर, और बड़ा समय भी दिया, लेकिन अब दवा तो वो केवल 100 रुपये में ही दे रहा है। शाम तक 100 पेशेंट देखता है, जीवन भर वो 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा जो खर्च करके आए। हम कहते हैं बड़ा शरीफ आदमी है। डॉक्टर ने 2,000 की दवा लिख दी और 5,000 के टेस्ट लिख दिए थे। वो 5,000 के टेस्ट भी उसने अपने अनुसार उसको करवा लिया था। 2,000 की दवा से जब वो बंदा सही होने लगा तो अपने आप कहेगा कि भैया डॉक्टर साहब, उसमें 1-2 टैबलेट वो थी जो उसको इलाज था। बंदा सही होकर आया तो डॉक्टर साहब के हाथ पैर जोड़कर उसने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत बीमार थे, ये रिपोर्टें थी, लेकिन आपने मुझे सही कर दिया। गजब का डॉक्टर है। हकीकत ये है कि हो सकता है कि उसका कोई एक टैबलेट या एक ड्रग उसका इलाज हो। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका 2018 में आई थी, डबल बेंच की अदालत में पड़ी हुई है। 2018 में एक तो मिश्रा जी हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ, बड़े, क्योंकि उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया इसलिए मिश्रा जी का नाम लेना जरूरी है। उन्होंने पिटीशन डाली दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनका जो सवाल था वो ये था कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में दिल्ली के अंदर जो ये लेबोरेटरीज चल रही हैं इनका कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये लेबोरेटरी अपने अनुसार रिजल्ट बना रही हैं, झूठी सच्ची रिपोर्टें बना रही हैं, और वो झूठी सच्ची रिपोर्टें डॉक्टरों को कोरिलेट भी कर रही हैं। यानी कि ये जो झूठी सच्ची रिपोर्टें हैं, इन रिपोर्टों से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या हो रही है। इन लेबोरेटरीज को लेकर कोई रेगुलेशन दिल्ली सरकार का क्यों नहीं है, दिल्ली सरकार रेगुलेशन में क्यों नहीं उसको लाती, ये एक सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये रिसर्च सबमिट की गई तो दिल्ली हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, बात तो ठीक है यार, ये इतना बड़ा खेल है, क्या किया जाए इसका। इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लिखा, और उस समय नो डाउट सत्येंद्र जैन, जिनकी तारीफें केजरीवाल जी कर रहे थे, सत्येंद्र जैन ही उस समय हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे।
दिल्ली सरकार को लिखा कि आप हेल्थ पॉलिसी में इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते। और इन लेबोरेटरीज की जो अनियंत्रित हैं, जिनके रिपोर्टेज सही गलत नहीं हैं, उनके रेगुलेशन में डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन तय नहीं है, कोई भी असिस्टेंट बिठाया और उसने कलेक्शन सेंटर लेकर उसने उस पर वो ये मिलाया वो मिलाया और करके उसने रिजल्ट देने शुरू कर दिए। आप उस पर क्यों नहीं करते। ये पिटीशन थी विजय कुमार मिश्रा और एडवोकेट इनके थे शशांक देव सुडी। तो इसलिए इनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि इन्होंने बाकायदा रिसर्च किया दिल्ली में कि दिल्ली में क्या घोटाले चल रहे हैं। अब इसको हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पर पॉलिसी बनाइए। 2018 से लेकर 2024 हो गया, 2024 हो गया, उस पर पॉलिसी नहीं बनी। यानी कि 6 साल से उस पर पॉलिसी नहीं बनी, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस पर लेबर, और काम तो अच्छा ही था, कोई बुरी बात तो है नहीं, रेगुलेशन बनाना आपका काम है, आप रेगुलेशन बनाकर दीजिए और बताइए कि साहब ये गलत है और ये लेबोरेटरी ऐसे चलेंगी। लेकिन घोटाले की बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट में जो 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 सीएमओ रहता है या जो भी अधिकारी बिठाया होगा वो इन लेबोरेटरीज का पितामह होता है। ये लेबोरेटरीज अगर बिना रेगुलेशन के चलेंगी और झूठी सच्ची रिपोर्टें बनाएंगी तो ये फलेंगी फूलेंगी, करोड़ों रुपया रोज उतारेंगी। करोड़ों रुपए का काम करने वाली लेबोरेटरी एक है, कलेक्शन सेंटर उसने 1000 बना दिए। फिर से मैं कहता हूं, एक कोई लेबोरेटरी कहीं पर खोली हुई है और उसने 1000 कलेक्शन सेंटर बना दिए। अब सभी डॉक्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं, हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स मिले हुए हैं, वो पैथोलॉजी को जा रही है, ब्लड सैंपल जा रहा है, बाकी सैंपल जा रहे हैं, अपने अनुसार रिपोर्टें बन कर आ रही हैं। तो पहले तो पैथोलॉजी का रेगुलेशन नहीं, लेबोरेटरी का रेगुलेशन नहीं, लेबोरेटरी का रेगुलेशन ना होने के साथ साथ एक और कोड़ ये कि वो जो उसने खोल रखे हैं तमाम तरह के कलेक्शन सेंटर, वहां पर भी कुछ काम होता है। तो इसका जो कमाई है वो कमाई कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जाएगी। तो अधिकारी है वो लेबोरेटरी अपने खोल रखी है, क्या क्या कर रहे हो, वो कभी भी उसके पास पूरा माजदा है। तो सरकार की इसलिए ये 6 वर्ष में पॉलिसी नहीं बन पाई क्योंकि सरकार को अच्छी खासी उगाही हेल्थ के मामले में हो रही होगी। यानी कि ये वसूली का प्रकरण चल रहा होगा, इनको अनऑथराइज्ड रिकॉग्निशन दे रखी हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकार लॉटरी खिलवाए और मटका चल रहा हो, मटका चल रहा हो और लॉटरी का रेगुलेशन सरकार ना बनाए, मटके का पैसा सीधा ले ले। आप समझ लीजिए कि जो खनन का मामला है, खनन एक रेगुलेशन बना दीजिए, तब वहां जमुना जी से रेत निकलेगी, और दूसरा कि उसके खनन की कोई पॉलिसी मत बनाइए, जो वहां से निकल रहा हो वो सरकार वसूली करवा ले अपने अधिकारियों को खड़ा करके, अपने कर्मचारियों को खड़ा करके, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके, या कार्यकर्ता ही वो खनन का काम वहां शुरू कर दें। तो पॉलिसी क्यों बनाना, पॉलिसी बनाकर तो फिर वो रेगुलेशन में आ जाएगा, अधिकारी बीच में आ जाएगा, कोर्ट कचहरी बीच में आ जाएगी, इसलिए ऐसे चलने दो। लेबोरेटरी के इस खेल को दिल्ली सरकार ने बाकायदा फलने फूलने दिया, और जब लंबा समय हो गया तो फिर हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी अदालत में बुलाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन और ऑनरेबल जस्टिस मनप्रीत, इन दो जजेस की अदालत में ये केस गया। ऑनरेबल जस्टिस मनमीत अरोड़ा, इनकी अदालत में केस था। उन्होंने दोनों को बुलाया और पूछा कि भाई हमने 2018 का ये मामला है, आपने इस पर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। अब इनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज, चूंकि व्यक्तिगत उनको बुलाया गया था क्योंकि लंबे समय से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी, उनको बुलाया गया था और उन्होंने उस पर कोई रेगुलेशन नहीं बनाया, ना ही प्रपोज किया। ये ज़रूर कहा कि 2022 में हेल्थ पॉलिसी हमारी बन चुकी है, तो उन्होंने लेबोरेटरी की पॉलिसी क्यों नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पॉलिसी नहीं बनानी आती है तो केंद्र सरकार की लेबोरेटरी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी, तो केंद्र की पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर देते अपने यहाँ। जनरली ये होता क्या है कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, राज्य सरकार का अगर विषय है तो राज्य सरकार उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके अपना लागू कर देती है।
उससे केजरीवाल को नुकसान ये होगा कि वो केंद्र की पॉलिसी है। जब केजरीवाल केंद्र की अन्य योजना को लागू नहीं करना चाहते, हेल्थ मिशन की योजना को जो आयुष्मान भारत है उसको दिल्ली में लागू नहीं करना चाहते थे, और तमाम तरह की जो अन्य वितरण की पॉलिसीज़ हैं, जनधन की पॉलिसीज़ हैं, उनको लागू नहीं करना चाहते थे, मुख्यमंत्री का नाम चिपकाकर उसको करते थे, कितना बवाल हुआ। तो ये हेल्थ की जो पॉलिसी है वो लागू कैसे कर देंगे? अगर लागू कर देंगे तो ये गोरख धंधा जो वसूली का चल रहा होगा वो कैसे पूरा होगा? ये एक बड़ा घोटाला निकल कर सामने आता अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठता। और अगर केजरीवाल, मजे की बात यह है कि केजरीवाल ये राव सेवेन्यू कोर्ट में ना फंसे होते, ईडी के जंगल में ना फंसे होते, तो आज ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो आदेश है, ये कम से कम 1 हफ्ते तक मीडिया रिपोर्ट्स में रहता कि दिल्ली की आप जो हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हो, दिल्ली की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो, फ्री अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, उनमें कितना बड़ा खेल पैथोलॉजी का चल रहा है, और उस खेल की वजह से लाखों करोड़ों रुपया वसूली चल रहा होगा। मैं कहता हूं दिल्ली हाईकोर्ट ये नहीं कहेगा कि चल रहा होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उस पर हो जाना चाहिए था। एक इन्वेस्टिगेशन बिठाना चाहिए, आखिर इसके पीछे क्यों, कौन है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल इतना कह के इनको छोड़ा कि अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो हम किसी दूसरी एजेंसी को देते हैं, और नहीं तो केंद्र की लागू कर दो, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। आप सोच लीजिए कि केजरीवाल वाली न्यूज़ ना होती तो सौरभ भारद्वाज और अगर सत्येंद्र जैन होते तो क्या होता, और मैं कहता हूं अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठ गया होता तो क्या होता। मेरा मानना यह है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए, ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए, एलजी को इसको कंसीडर करना चाहिए, इसको सीबीआई को भेजे, इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाए कि ये जो इलीगल लेबोरेटरीज, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, पैथोलॉजी के मेंबर्स और जो ये करने वाले हैं, इनका क्या चक्कर है और कहाँ से कितनी वसूली होती है। एक बड़ा प्रकरण निकल कर आएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली सरकार इसमें 100% इन्वॉल्व पाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।